राधे राधे दोस्तों। हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या मध्यकालीन भारत के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कुतुबुद्दीन ऐबक तक के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक से फिर से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे तक कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या क्वेश्चन कवर किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था या फिर कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। अरबों ने किया था, अरबी ने किया था। अरबों की तरफ से भारत में किसने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कब आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में किया था। कहाँ आक्रमण किया था। भारत के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण किया था तो उस टाइम पर सिंध का शासक कौन था। दाहिर था। हमने ये भी कवर किया था कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत में आक्रमण करने का कारण क्या था। आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण क्यों किया, हमने वो रीज़न भी पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह मोहम्मद बिन कासिम का खलीफा उससे नाराज़ हो जाता है और उसे अरब वापस बुला लेता है और बहुत ही गंदे तरीके से उसे मृत्युदंड दे देता है। यहीं से मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अगला आक्रमण होता है वो महमूद गजनबी का होता है। महमूद गजनबी ने भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। भारत में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट किया था, हमने ये कवर किया था। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने ही लूटा था, हमने ये भी देखा था। महमूद गजनबी का भारत में आक्रमण करने का क्या कारण था, हमने ये भी कवर किया था। महमूद गजनबी भारत में आता है, भारत में 17 बार आक्रमण करता है और वापस चला जाता है। यही महमूद गजनबी का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब महमूद गजनबी के बाद भारत में तीसरा मुस्लिम आक्रमण किसका होता है, तो मोहम्मद गोरी का होता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण की खास बात क्या थी, ये सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया, भारत को लूटा और वापस चला गया। फिर उसके बाद महमूद गजनबी ने भारत में आक्रमण किया, उसने भी भारत को लूटा, उसने आक्रमण किया, लूटपाट मचाने के बाद वापस फिर से चला जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी भारत में अपने राज्य की स्थापना नहीं की। लेकिन मोहम्मद गोरी एक ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में न कि सिर्फ आक्रमण किया, भारत को सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि जिन क्षेत्रों को उसने जीता था वहाँ उसने अपने राज्य की स्थापना भी की है। और यही मोहम्मद गोरी के आक्रमण की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि उसने भारत में आक्रमण करने के बाद जिन राज्यों को जीता था, जो उसके विजित राज्य थे, उसमें उसने अपने राज्य की स्थापना की थी, वहाँ अपना शासन प्रारंभ किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी ने जिन क्षेत्रों को भारत में जीता था उसे अपने खास गुलाम को सौंप के चला जाता है। यहाँ से मोहम्मद गोरी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। हम मोहम्मद गोरी के बारे में एक बात और पढ़ी थी, हम तराइन का युद्ध भी पढ़े हैं, चंदावर का युद्ध भी पढ़े हैं। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। अब इसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर के लिंक चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हो वीडियो, उसके बाद आप इसे देख सकते हैं, फिर चाहे तो आप यही वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से फिर से हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी ने भारतीय साम्राज्य किसको सौंपा था। हम अभी आपको बता चुके हैं कि मोहम्मद गोरी ने जिन क्षेत्रों को भारत में जीता था उन क्षेत्रों में अपने राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु होने से पहले ही जिन क्षेत्रों को मोहम्मद गोरी ने भारत में जीता था उसे अपने खास गुलाम को दे के चला गया था। तो इसका आंसर क्या है कि मोहम्मद गोरी ने भारतीय साम्राज्य को किसको सौंपा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। भारत के विजित राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गोरी का मतलब मोहम्मद गोरी का सबसे खास गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गोरी का सबसे खास गुलाम था। तो भारत में जिन राज्यों को मोहम्मद गोरी ने जीता था उसे अपने खास गुलाम को सौंप के चला जाता कि तुम यहाँ रहो और यहाँ शासन करो। और यहीं से दिल्ली सल्तनत काल प्रारंभ होता है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रमुख वंश ने शासन किया है, जिनके नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने पूछा है कि सबसे प्रथम वंश कौन सा था, क्योंकि 5 प्रमुख वंश ने शासन किया तो सबसे पहला वंश कौन सा था, इसका क्वेश्चन ये है। इसका आंसर है सबसे प्रथम वंश कौन सा वंश था, गुलाम वंश था, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो अगर संस्थापक पूछता है तो सिर्फ उसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन अगर पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था।
अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को सिर्फ संस्थापक और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना तो करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय तक यहाँ राज्य नहीं कर पाता। राज्य नहीं कर पाता इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ व्यवस्था में बदलाव नहीं कर पाता है। सिर्फ 4 वर्ष तक तो उसने शासन नहीं किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जो कुछ भी बदलाव इसने किया था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इसलिए वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का इल्तुतमिश को कहा जाता है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इससे पहले ही हम ये बात आपको बता चुके हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वो भारत के साम्राज्य को जीता था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का खास गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की, या फिर कह सकते हैं कि इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को सिर्फ गुलाम वंश के नाम से ही नहीं जानते, बल्कि हम 3 प्रमुख नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहला नाम क्या है? गुलाम वंश, जिसको कई लोग दास वंश भी कहते हैं। दूसरा नाम है ममलूक वंश और तीसरा नाम है इलबरी वंश। तो गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है? 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है, गुलाम वंश, ममलूक वंश और इलबरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुलाम वंश कब से कब तक चला? गुलाम वंश का कार्यकाल पूछा तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रमुख वंश ने शासन किया था। सबसे पहला वंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी था और इस 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश में कई शासकों ने शासन किया। तो सबका अलग अलग कार्यकाल पूछेगा तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाम वंश का कार्यकाल कितना था? 1206 से 1290 ईस्वी। अभी हमको सिर्फ ये याद करना है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको समझ के याद करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब तक था? अभी हम गुलाम वंश का शासनकाल पढ़े हैं, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल पढ़ेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल पूछा कब से कब तक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है, गद्दी पर बैठता है और 1210 ईस्वी तक ही सिर्फ गद्दी में बैठता है, क्योंकि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया? हम पहले ही आपको बता चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया, जिनके नाम है, सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। दूसरा वंश है खिलजी वंश। तीसरा वंश है तुगलक वंश। चौथा वंश है सैयद वंश और 5वां वंश है लोधी वंश। इस तरह दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली सल्तनत पर या फिर दिल्ली पर शासन करने वाला पहला तुर्क वंश कौन सा था? तो हम पहले भी बता चुके हैं, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला तुर्क वंश गुलाम वंश था। अच्छा, अब इसे तुर्क वंश क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हम बताए प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, भारत में सबसे पहले आक्रमण उसने किया, वो अरबी था, अरब का था। उसके बाद महमूद गजनबी आता है, मोहम्मद गोरी आता है, फिर जितने लोग आते हैं वो सब तुर्की थे, अरबी नहीं थे, वो सब तुर्की थे। इसलिए गुलाम वंश इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तराइन कहाँ स्थित है? इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का युद्ध तो हुआ, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि तराइन कहाँ है। तो तराइन कहाँ है? तराइन हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन जितने भी यहाँ शासक हुए हैं, सब ने अपनी एक एक राजधानी बनाई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। ऐबक मतलब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक से है। तो ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मालिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की। इसका मतलब क्या हुआ? देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन उसने अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित ही नहीं किया, उसने सिर्फ मालिक या सिपह सलार की उपाधि धारण की। अब सुल्तान घोषित क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी है, उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा दो और गुलाम थे, जिनका नाम था यालदौज और कुबैचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि अगर मैं अपने आप को यहाँ का सुल्तान घोषित कर लेता हूँ तो कहीं वो दोनों इसके ऊपर विद्रोह न कर दें। इस डर के कारण इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ही धारण नहीं की। यही इसका रीज़न था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 48, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? ऐबक ने किन्हें संरक्षण प्रदान किया था? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन्हें संरक्षण प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फक्र ए मुदव्विर को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो आप लोग आंसर करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ऐबक ने किनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट नहीं करवा पाया था क्योंकि उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन स्टार्ट वही करवाया था। अब एक संत थे, सूफी संत थे, बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कुतुब मीनार को पूर्ण कौन करवाया था? अभी हम आपको बताएं कि कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवा दिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाया था। तो इसको कंप्लीट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। अच्छा, मैं गुलाम और दामाद दोनों वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में अपनी पुत्री, अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी। इल्तुतमिश से शादी कर देने के कारण अब वो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी हो गया। गुलाम तो ऑलरेडी था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। लाख बख्श और पील बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों में दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी ज़्यादा दानी व्यक्ति था, लाखों में दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। और पील बख्श का क्या मतलब होता है? पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक हाथियों का दान करता था, काफ़ी ज़्यादा हाथियों का दान करता था, इसलिए इसे पील बख्श की उपाधि दी गई है। एक पॉइंट मैं इसमें नहीं लिखी हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की भी उपाधि दी गई थी। किसकी? हातिम द्वितीय की उपाधि भी किसने धारण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। एक गेम है जिसे पोलो या चौगान नाम से जानते हैं, वो खेल रहा था। और ये गेम कैसे खेला जाता है? घोड़े के ऊपर चढ़ के खेलते हैं। तो ये गेम खेलते खेलते वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, पोलो या चौगान गेम खेलते हुए हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? हम पहले बता चुके हैं कि मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 अन्य गुलाम थे। और जो 2 अन्य गुलाम थे वही इसके सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, जिसके कारण इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी। नाम क्या है? मोहम्मद गोरी के 2 अन्य गुलाम कौन कौन? ताजुद्दीन यालदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो कौन कौन प्रमुख प्रतिद्वंदी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के? ताजुद्दीन यालदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अभी हम पढ़े 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो या चौगान गेम खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? ये गद्दी पर कौन बैठता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अयोग्य पुत्र था जिसका क्या नाम था? आराम शाह, वो गद्दी पर बैठता है। अयोग्य था इसलिए ज़्यादा समय तक गद्दी पे नहीं बैठ पाया, लगभग 8 महीने तक गद्दी पर बैठता है, 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह गद्दी पर बैठता है लगभग 8 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद लगभग 8 महीने के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठता है, 1211 ईस्वी तक बैठता है। आराम शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद इल्तुतमिश, जिसे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आराम शाह के बाद यही गद्दी पर बैठता है। कब से कब तक बैठता है? क्योंकि इल्तुतमिश का कार्यकाल भी है, शासनकाल भी पूछा जा सकता है। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन का गुलाम था जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब ऑलरेडी एक गुलाम का दूसरा गुलाम इल्तुतमिश हो गया, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इल्तुतमिश कौन था? इसमें इल्तुतमिश की जाति पूछ रहा है। मुस्लिम तो था, लेकिन कौन सा मुस्लिम था? तो ये इलबरी तुर्क था। कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि इल्तुतमिश कौन था, तो इसका आंसर होगा इलबरी तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इल्तुतमिश पहले कहाँ का गवर्नर था? ये क्वेश्चन आज आ सकता है। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो इल्तुतमिश पहले बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? इससे प्रीवियस टाइम हम आपको बता चुके हैं, अभी पहले ही जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। आपको ऑलरेडी बताया था कि जितने भी शासक हुए हैं वो किसी न किसी एरिया को अपनी राजधानी बनाए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? लाहौर को बनाया था। अब इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाई? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। किसे बनाई? तो कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किसने प्रशासनिक संस्था तुर्कान ए चहलगानी या 40 अमीरों के समूह का गठन किया? दोनों का मतलब एक ही है। एक प्रशासनिक संस्था थी जिसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैनी टाइम्स को किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। चांदी का टका और तांबे के जीतल जिनको कहा जाता है। एक्चुअली में क्या था, इसने चांदी और तांबे 2 सिक्के चलवाए थे। एक चांदी के सिक्के चलवाए थे, दूसरे तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो जो चांदी के सिक्के थे उसे चांदी का टका कहा जाता था, और जो तांबे के सिक्के थे उन्हें जीतल कहा जाता था। इसलिए इनका नाम चांदी का टका और तांबे का जीतल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किसने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया? तो किसने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि इक्ता का मतलब क्या होता है, या फिर इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता का मतलब भूमि होता है, भूमि या भूमि का टुकड़ा। तो ये व्यवस्था ऐसी थी कि भूमि के बदले या भूमि के टुकड़ा के बदले पर्सन को वेतन दिया जाता था, उसको पेमेंट या सैलरी देते थे। इसी को इक्ता व्यवस्था कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मंगोल शासक चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। एक मंगोल शासक चंगेज खान था, वो इल्तुतमिश के समय भी भारत में आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी, वो असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मकबरा निर्माण शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने और कब करवाया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने करवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और क्यों करवाया था, ये कह सकते हैं कि कब करवाया था। तो इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था नसीरुद्दीन। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो उसके बाद जब इल्तुतमिश शासन करता है, अगला शासक बनता है, तो उसने कुतुब मीनार को पूर्ण या कंप्लीट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सल्तनत काल में सबसे पहले सेना का संगठन किसने किया? सल्तनत काल में सबसे पहले सेना का संगठन किसने किया था? इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल का जिसने सेना का संगठन किया था, इसलिए इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई है? 1236 ईस्वी में। और कैसे हुई थी? एक बामियान अभियान इसने स्टार्ट किया था। तो बामियान अभियान के समय ही 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है?
तो इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा है। और ये मकबरे की ख़ास बात क्या है कि एक कक्षीय मकबरा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश का मकबरा कितने कक्षीय है? तो इल्तुतमिश का मकबरा एक कक्षीय है और कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठता, मतलब किसने शासन किया? तो इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? एक इल्तुतमिश का पुत्र होता है, ये भी अयोग्य ही व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र होता है, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठता है, शासन करता है, लेकिन अयोग्य था इसलिए ज़्यादा समय तक शासन कर नहीं पाता। 1236 ईस्वी से 1236 ईस्वी मतलब कुछ महीने या कुछ दिन आप कह सकते हैं, सिर्फ इतने दिन ही शासन करता है। अयोग्य होने के कारण ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? इल्तुतमिश की पुत्री और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बहन, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली ऐसी शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका या अंतिम मुस्लिम शासिका, हम दोनों कह सकते हैं इसे। तो रजिया सुल्तान से हम नेक्स्ट डे फिर से कवर करेंगे इसके क्वेश्चन। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है, इल्तुतमिश तक में हम आज स्टॉप कर रहे हैं और रजिया सुल्तान से हम कल फिर स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।